गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस डिस्कस करना स्टार्ट किया था इन केस ऑफ इंडिविजुअल। अब थोड़ा सा आप याद करोगे, रेसिडेंशियल स्टेटस में जो इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस था उसमें पहले हम चेक करते कि इंडिविजुअल रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। वो किस पे डिपेंड करता है? बेसिक कंडीशंस पे। कितनी बेसिक कंडीशन है? 2। कितनी सेटिस्फाई होगी? 8। तो क्या बन जाओगे? फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या है? फर्स्ट बेसिक कंडीशन, स्टे इन इंडिया फॉर मोर देन और इक्वल टू 182 डेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यू आर रेसिडेंट। नहीं हुई, यू विल चेक सेकेंड बेसिक कंडीशन। इन सेकेंड बेसिक कंडीशन देर आर 2 पार्ट्स। पहला 60 days stay in current year and 365 days stay in preceding 4 previous years। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो रेसिडेंट, और नहीं हुई तो नॉन रेसिडेंट। एक बार आप रेसिडेंट बन गए, देन यू विल चेक वेदर यू आर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अगर आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, अगर आप एडिशनल कंडीशंस जो है 2 वो सेटिस्फाई कर दोगे तो यू आर ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नहीं तो यू आर बट नॉट ऑर्डिनरी। अब ये जो एडिशनल कंडीशंस है उसमें पहला एडिशनल कंडीशन क्या था? पहला एडिशनल कंडीशन, यू शुड बी रेसिडेंट फॉर एटलीस्ट आउट ऑफ प्रिसीडिंग 10 years। एंड सेकेंड एडिशनल कंडीशन, योर स्टे इन प्रिसीडिंग 7 years शुड बी मोर देन और इक्वल टू 730 days। ये एडिशनल कंडीशंस थी। उसके बाद हम लोगों ने स्पेशल प्रोविजन पढ़ना स्टार्ट किया था। स्पेशल प्रोविजन में अगर तुम 1, 2 और 3A में कवर हो जाते हो तो आपको बेसिक कंडीशन बी इज, बेसिक कंडीशन ए सेटिस्फाई हुआ, रेसिडेंट नहीं हुआ तो नॉन रेसिडेंट, और अगर रेसिडेंट हो तो एडिशनल कंडीशन चेक करना पड़ेगा। अगर तुम 3B में कवर हो गए, इधर कवर हो गए 3B में, 3B में अगर कवर हो गए तो आपका बेसिक कंडीशन ए भी अप्लाई होता है और बी भी अप्लाई होता है। बट बेसिक कंडीशन बी क्या है? तो बेसिक कंडीशन बी जो है उसमें कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपका 60 डेज के बदले 120 डेज हो जाएगा। अब 182 डेज वाला कंडीशन अगर सेटिस्फाई किया तो फिर एडिशनल कंडीशन चेक करना पड़ेगा। बट सेकेंड वाला एडिशनल कंडीशन, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई किया 120 एंड 365, डायरेक्टली RBNOR, डायरेक्टली RBNOR, देखना ही नहीं है उधर से, बराबर। एंड लास्ट में एक स्पेशल प्रोविजन और था कि अगर आप नॉन रेसिडेंट बन जाते हो और अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशन नंबर 1 यू आर इंडियन सिटीजन, कंडीशन नंबर 2 आपकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम इज मोर देन 15 lakhs, एंड कंडीशन नंबर 3 यू आर नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी। तो फिर क्या हो जाएगा? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आपका ये जो स्टे है क्या वो कंटिन्यूअस होना जरूरी है? आंसर इज नो। रहना कहां पे आपको? इंडिया में, एंड इंडिया में लैंड मास तो कवर होता ही है, प्लस टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया भी कवर होता है। कितना है टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया? 12 नॉटिकल माइल्स। अच्छा, जिस दिन इंडिया में आए और जिस दिन इंडिया से गए, कहां पे हो आप? बट इसका एक एक्सेप्शन था, क्रू मेंबर्स। सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस का कोई कनेक्शन नहीं है। सिटीजनशिप अलग है, रेसिडेंशियल स्टेटस अलग है। एंड अब हु इज, अच्छा, अब वो जो स्पेशल प्रोविजन में फर्स्ट में जो आप फॉलो रहे हो, फर्स्ट कौन फॉलो होता है? फर्स्ट में इंडियन सिटीजन हु इज फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेकंड में कौन फॉलो हो रहा था? इंडियन सिटीजन हु इज लिविंग इंडिया एज अ ऑफ एन इंडियन स्टेट। एंड लास्ट थर्ड में इंडियन और पर्सन ऑफ इंडियन कमिंग टू फॉर, एंड उसका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 15 lakhs। तो वो 3A में आ गया, और मोर देन 15 lakhs है तो 3B में चला गया।
हु इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या तो वो पर्सन खुद या फिर उसके कहां बॉर्न हुए, इनमें से कोई भी एक। याद आया सब कुछ? तो ये सब हम लोगों ने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। अब फ्रेंड्स, अब जो चीजें हमें आज डिस्कस करनी है, ध्यान से सुनो। कल मैंने आपको 2 सम्स दिए थे ना, ये आप लोगों ने लिखे? अब ध्यान दो। अब फ्रेंड्स, हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ लिया, किसका? इंडिविजुअल का। तो अभी अपने को क्या डिस्कस करना है? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी। तो पहले मैं आपको सिखा रहा हूं अभी रेसिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ HUF। मैं आपको HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस सिखा रहा हूं पहले। अच्छा, मुझे बताओ, HUF में भी जैसे इंडिविजुअल में 3 पार्ट्स थे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी एंड नॉन रेसिडेंट, वैसे HUF में भी 3 ही पार्ट्स है? तो आंसर इज यस। HUF में भी 3 पार्ट्स है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी, बट नॉट ऑर्डिनरी एंड नॉन रेसिडेंट। अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो हमने जब इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस देखा था, इंडिविजुअल का, तो इंडिविजुअल में हमने क्या देखा था कि 182 डेज इंडिया में रहना चाहिए तो इज रेसिडेंट, 60 डेज रहना चाहिए इन करंट ईयर एंड 365 डेज रहना चाहिए इन प्रीसीडिंग 4 ईयर्स इज रेसिडेंट। तो आज एक इंडिविजुअल जो है उसके केस में मैं बोल सकता हूं कि इंडिविजुअल स्टेज इनटू इंडिया फॉर 182 डेज इज रेसिडेंट, इंडिविजुअल स्टेज इनटू इंडिया फॉर 60 डेज इन करंट ईयर एंड प्रीसीडिंग 4 ईयर स्टेज इनटू इंडिया फॉर 365 डेज इज रेसिडेंट। क्वेश्चन क्या आ रहा है, HUF के केस में मैं नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे कैसे डिसाइड करूं कि HUF रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट? थोड़ा सा समझो, मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता ना कि HUF स्टेज इनटू इंडिया फॉर 182 डेज, पॉसिबल ही नहीं है। नंबर ऑफ डेज का जो क्राइटेरिया अपन ने रखा था, दैट यू कैन अप्लाई ओनली ऑन नेचुरल पर्सन। HUF, कंपनी, AOP, BOI ऑल आर आर्टिफिशियल पर्सन्स। तो इधर अपने को रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट अगर चेक करना है कि HUF रेसिडेंट है कि HUF नॉन रेसिडेंट है, ये अगर हमें चेक करना है, अंडरस्टैंड, इट कैन नॉट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज। अपने को क्राइटेरिया ही थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि यहां पे कुछ अलग वे से अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि HUF इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। और एक बार HUF रेसिडेंट बना तो हमें आगे ये भी चेक करना है कि HUF इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट और बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। इंडिविजुअल के केस में तो हमने एडिशनल कंडीशंस रखी थी, बट वापस से HUF के केस में हम कैसे चेक करेंगे? तो अब ध्यान से सुनो, HUF बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, नंबर ऑफ डेज हम यूज नहीं कर सकते टू डिटरमाइन वेदर HUF इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो अब हम कैसे डिसाइड करें? एंड दिस प्रॉब्लम यू विल नॉट फेस इन HUF, यू विल फेस इन ऑल अदर केसेस, दैट इज इन केस ऑफ कंपनी ऑल्सो यू विल फेस सेम प्रॉब्लम, क्योंकि कंपनी भी क्या है, एक टाइप का आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन तो है नहीं वो। पार्टनरशिप फर्म, AOP, BOI क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। So how to decide that HUF is resident or non-resident? Individual के केस में resident and non-resident is decided on the basis of basic conditions. यहां पे बेसिक कंडीशन क्या रखे? वहां पे तो हमने रखी है बेसिक कंडीशन क्या? 182 डेज, 60 डेज, 365। यहां पे हम बेसिक कंडीशन क्या रखेंगे? तो अब ध्यान से सुनना, HUF के केस में उन्होंने रूल क्या बनाया है कि आप है ना, आप HUF के केस में चेक करो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। क्या चेक करो? HUF जो है वो कहां से कंट्रोल किया जा रहा है, या HUF जो है वो कहां से मैनेज किया जा रहा है। अब मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूं, जैसे ये प्रोफेशनल एकेडमी है, आज ये कहां से कंट्रोल हो रहा है या कहां से मैनेज किया जा रहा है? मतलब क्या,
कहां से इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा रहे हैं ये ऑर्गेनाइजेशन को लेके, प्लेस क्या है जहां पे आप ये डिसीजंस ले रहे हो। सो आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पे है वो आपको चेक करना है। प्रोफेशनल एकेडमी इज नॉट एन HUF, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। प्रोफेशनल एकेडमी इज अ कंपनी। अब ये कंपनी के रिलेशन में कहां से इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा रहे हैं, कहां से यू कैन से जो भी क्रिटिकल डिसीजंस है वो आप ले रहे हो, प्लेस क्या है वो प्लेस। अब मैं आपको बताऊं, प्रोफेशनल एकेडमी के मेजॉरिटी डिसीजंस जो हैं वो लिए जाते हैं फ्रॉम मुंबई, एंड कुछ डिसीजंस जो इंपॉर्टेंट है वो लिए जाते हैं फ्रॉम चेन्नई, क्योंकि जो प्रसाद सर है वो इज अ फाउंडर ऑफ प्रोफेशनल एकेडमी, ही इज चेन्नई बेस्ड। सो कुछ डिसीजंस वहां से लिए जाते हैं, कुछ डिसीजंस मुंबई से लिए जाते हैं। सो व्हाट इज द प्लेस, प्लेस क्या है, प्लेस इज कहने से इंडिया। सो आपको क्या करना है पता है, आपको ये चेक करना है कि जो बिजनेस के रिलेशन में इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो कहां से लिए जा रहे हैं, नॉट ऑल डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, मुलुंड में स्टेशनरी खत्म हो गई और मीता मैम ने इधर से 2 स्टेपलर मंगवा लिया, तो वो इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं है। मैं बात कर रहा हूं इंपॉर्टेंट क्रिटिकल डिसीजंस की, कि जैसे बैच कौन सा स्टार्ट होना चाहिए, ब्रांचेस कहां स्टार्ट होनी चाहिए, कौन से फैकल्टीज को हायर करना चाहिए, ऑल दिस आर इंपॉर्टेंट डिसीजंस। तो ये जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो कहां से लिए जा रहे हैं। छोटे मोटे डे टू डे डिसीजंस विल नॉट अफेक्ट सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो होंगे वो हम लोगों को देखने हैं। इफ सपोज, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। इफ सपोज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली और पार्टली इन इंडिया, इफ इट इज होली और पार्टली इन इंडिया, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, बराबर से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली और पार्टली इन इंडिया, then HUF is resident, and if it is wholly outside India, then HUF is non-resident. So आप जो उधर चेक कर रहे थे ना बेसिक कंडीशन 182 डेज, 60 डेज एंड 365 डेज, वो सारी बेसिक कंडीशन को हटा के इधर वर्ड क्या डाल दिया है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। मतलब HUF के केस में बेसिक कंडीशन इज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ओनली, कि यू चेक कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इफ इट इज होली और पार्टली इन इंडिया रेसिडेंट, होली आउटसाइड इंडिया नॉन रेसिडेंट। नाउ अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, लेट अस टेक वन एग्जांपल that in a year total there are 15 important decisions which are taken in relation to business of the HUF. Now example number 1, all these decisions 15 decisions are taken from India only. तो HUF क्या बन जाएगा, resident. If suppose 14 decisions are taken in India and 1 decision is taken outside India, HUF क्या बनेगा, again resident. If suppose 8 decisions are taken in India and 7 decisions are taken outside India, again resident. If 7 decisions are taken in India and 8 decisions outside India, again resident. If 1 decision is taken in India and 14 decisions are taken outside India, again resident. Partly does not mean more than 50%. Even single decision if taken in India, we can say that HUF is partly controlled from India. So if control and management is wholly or partly in India, then HUF is resident, if or else it is not resident if it is wholly outside India. अब तुमने ये सीख लिया कि HUF रेसिडेंट कब बनेगा एंड HUF नॉन रेसिडेंट कब बनेगा। सो अब टाइम आ चुका है क्या देखने का, तो अब टाइम आ चुका है ये देखने का कि HUF अगर रेसिडेंट बन चुका है तो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कब बनेगा एंड बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कब बनेगा। सो अगर तुम्हारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के बेसिस पे HUF रेसिडेंट बन चुका है, रेसिडेंट, तो अब अगर हमें आगे ये चेक करना है कि HUF रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है,
See, normally we check additional conditions, but that is in case of individual. You should be resident for 2 years out of preceding 10 years and your stay in India should be for 730 days in preceding 7 years. यहाँ पे हम क्या करें? How we determine कि whether HUF is RNOR or RBNOR? So now understand friends, HUF के केस में you will check whether HUF is RNOR or RBNOR, but ये कैसे चेक करोगे? So this depends on status of कर्ता. किस पे डिपेंड करता है? स्टेटस ऑफ कर्ता पे. नाउ प्रोविजन इज दैट इफ कर्ता satisfies additional conditions, so you check additional conditions. Karta is individual, so if Karta is resident for 2 years out of preceding 10 years and if Karta is into India for 730 days out of 7 years, so if Karta satisfies additional condition, then you assume HUF is RNOR. वो RNOR बन जाएगा HUF. So अगर कर्ता ने क्या कर दिया बोलो? एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो HUF is RNOR, and if कर्ता does not satisfy additional condition then HUF is RBNOR. अब आपके साइड से एक गलती क्या होती है? आपको जब भी पूछा जाता है ना, व्हाट इज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, आप डायरेक्टली बोलते हो चेक स्टेटस ऑफ कर्ता. नहीं भाई, स्टेटस ऑफ कर्ता पहले चेक नहीं करने का है. पहले क्या चेक करने का? पहले चेक करने का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. अंडरस्टैंड? स्टेप नंबर 1 इज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. And after step number 1, step number 2 is the status of Karta. You will not directly check status of Karta. Karta will decide whether HUF is RNOR or RBNOR. But first HUF should be R for that. That is resident. And resident or non-resident depends on what? It depends on control and management. So step number 1 is control and management. And step number 2 is the status of Karta. सुना तुम लोगों ने? समझा तुम्हें? तो ये किसका रेसिडेंशियल स्टेटस है? HUF का. ये HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस है. उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ कंपनी. अच्छा, अब जितने भी लोग बच गए, कंपनी, AOP, BOI, फर्म, लोकल अथॉरिटी, उन सब में तो यानी से 2 ही पार्ट्स है. या तो ये लोग रेसिडेंट होंगे या तो ये लोग नॉन रेसिडेंट. थर्ड पार्ट तो है ही नहीं ना उसमें, ऑर्डिनरी बट नॉट, वो नहीं है. सो अभी रेसिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ कंपनी. अब कंपनी के केस में देयर आर 2 पार्ट्स. कंपनी या तो इंडियन कंपनी होगी या तो फॉरेन कंपनी होगी. इंडियन कंपनी के केस में है ना, प्रोविजन बहुत मस्त है. इंडियन कंपनीज आर ऑलवेज रेसिडेंट. खत्म, दिमाग ही नहीं चलाना है. कुछ कंट्रोल मैनेजमेंट कुछ नहीं देखने का, डायरेक्ट रेसिडेंट. कंपनी आया इंडियन, खत्म, रेसिडेंट. कुछ चेक नहीं करने का इधर. बट यस, फॉरेन कंपनी के केस में आपको वापस से चेक करना पड़ेगा. क्या चेक करना पड़ेगा? तो फॉरेन कंपनी के केस में ये जो वर्ड है ना, क्या? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया है. उसको बोला है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. क्या? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. वापस से एक बार, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब आपको पोयम चेक करना है. क्या चेक करना है? पोयम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. अगर पोयम इंडिया में है, इंडिया में इनका, तो ये लोग रेसिडेंट. और अगर पोयम आउटसाइड इंडिया है तो ये लोग नॉन रेसिडेंट. अब ये जो पोयम का कॉन्सेप्ट है ना, इतना मस्त कॉन्सेप्ट है ये, बट ये कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है. ये आप लोग पढ़ोगे इन फाइनल CA. बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है ये. पोयम का कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए ही कम से कम 1 आवर चाहिए. इतना मस्त कॉन्सेप्ट है और इतना अच्छे से ड्राफ्ट किया गया है. जब आप इसका पूरा लॉजिक समझोगे ना, मतलब आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा कि गवर्नमेंट को क्या क्या सोच के प्रोविजन बनाने पड़ते हैं. बट बेस्ट पार्ट है कि इंटर CA में ये आपके सिलेबस में नहीं है.
फाइनल सीए में आपको पोयम का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा कि हाउ टू चेक पोयम इज इन इंडिया और पोयम इज आउटसाइड इंडिया। यहां पे आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि इंडियन कंपनीज हैं तो इंडियन कंपनीज आर ऑलवेज रेसिडेंट। फॉरेन कंपनीज के केस में यू विल चेक पोयम, पोयम इन इंडिया रेसिडेंट, पोयम आउटसाइड इंडिया नॉन रेसिडेंट। एंड उसके बाद लास्ट में जितने भी लोग बच गए अभी, रेसिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी, जितने भी लोग बच गए बाकी सब लोग, बहुत सिंपल, एक ही मिनट में खत्म। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इन क्या बन जाएंगे? रेसिडेंट। एंड होली आउटसाइड इंडिया क्या बन जाओगे? नॉन रेसिडेंट। खत्म हो गया ये। बाकी सब ठीक है, थोड़ा दिमाग चलाओ, ये लोकल अथॉरिटी, एजेपी, ये सब रेसिडेंट ही होने वाला है रे। ये सबका डिसीजन इंडिया में ही लिया जाता है। लोकल अथॉरिटी को तो ये एरिया के बाहर ऑपरेट नहीं कर सकता है वो लोग, तो आउटसाइड इंडिया कहाँ से डिसीजन लेगा? कुछ समझ रहा है? तो ठीक है, प्रोविजन है इसीलिए अपने को पढ़ना पड़ता है। बाकी ये तीनों का, बाकी सबका रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म हुआ। मेन आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन इंडिविजुअल का आ सकता है क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। दूसरा एचयूएफ और कंपनी, बस उससे ज़्यादा ये सब को पूछेंगे भी नहीं फॉर्म वॉर्म के केस में। 99% क्वेश्चन आया तो इंडिविजुअल का ही आएगा क्योंकि इंडिविजुअल के ही केस में डिफिकल्टी लेवल वो लोग कुछ बड़ा पूछ सकते हैं। बाकी एचयूएफ के केस में वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं। बट यस है इजी बाकी सबका रेसिडेंशियल स्टेटस। इंडिविजुअल और एचयूएफ के अंदर देयर आर 3 पार्ट्स, आर एंड ओ आर, आरबीएनओआर एंड एनआर। बाकी सब में 2 ही पार्ट्स हैं, आर एंड एनआर। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि गवर्नमेंट वो नया बिल लेके आने वाला है, इनकम टैक्स बिल। व्हाट इज दैट इनकम टैक्स बिल? इनकम टैक्स एक्ट जो है दैट इज 1961। दे आर प्लानिंग टू चेंज एंटायर एक्ट ओनली। लाइक कंपनीज एक्ट जो था ना पहले 1956, इट इज नाउ 2013। तो दे आर प्लानिंग फॉर इनकम टैक्स एक्ट का चेंज। 1961 से वो लोग चेंज कर देंगे। अभी उसको उन्होंने नाम पहले दिया था डायरेक्ट टैक्स कोड करके, डीटीसी। 2010 से बातें चल रही है डीटीसी लाने की। बट अपने यहाँ पे कैसा है, कोई लॉ लाना होता है ना तो इट इज़ नॉट ईजी क्योंकि सब लोगों को एक्सेप्ट करना चीज़ें, इट इज़ बिट डिफिकल्ट। चेंज किसी को भी पसंद नहीं है। सालों से अगर कुछ चलता आ रहा है तो क्या है, वही फॉलो करे तो ईजी लगता है सबको। तो अभी वो लोग बोल रहे हैं कि आज 5 तारीख है ना, आई थिंक 1-2 दिन में जब बजट आया था ना तो उन्होंने बोला था नेक्स्ट वीक में वी आर गोइंग टू प्रेजेंट न्यू इनकम टैक्स बिल। मतलब ये साल में तो नहीं आएगा वो बिल, आएगा तो भी 99% नेक्स्ट ईयर से आएगा। नेक्स्ट ईयर से बिल आएगा, इस साल में तो आने के चांसेस नहीं क्योंकि इस साल उन्होंने अमेंडमेंट्स बता दिए। तो नेक्स्ट ईयर से बिल आएगा तो मे बी नेक्स्ट ईयर से आप नया एक्ट पढ़ोगे तो ये जो डायरेक्ट टैक्स कोड का वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं ना, उसमें तो वो लोगों ने इंडिविजुअल के केस में ड्राफ्टिंग में ऐसा लिखा है कि देयर आर ओनली 2 पार्ट्स, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। मतलब ये जो आगे अपन पढ़ रहे हैं ना आर एंड ओ आर एंड आरबीएनओआर, वो भी उन्होंने डीटीसी में हटा दिया है। ऐसी अभी तक ये बिल है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि वही फाइनल होगा। कल उठ के उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं। फाइनल लॉ क्या बनेगा वो तो एक्ट पास होने के बाद ही अपने पास पता चलेगा। लेकिन ये डीटीसी में दे आर प्लानिंग कि जैसे कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई में 2 पार्ट्स है, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। इन केस ऑफ एचयूएफ एंड इंडिविजुअल ऑल्सो वी विल कीप ओनली 2 पार्ट्स, दैट इज रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। बट लेट्स सी, अभी वो तो वक्त ही बताएगा क्या होने वाला है। और दूसरा, अभी जो बिल आया, एक बहुत ही फेमस जो न्यूज़ आ रहा है कि 12 लाख पे टैक्स नहीं। सुना ऐसा कुछ आपने? क्या नहीं सुना ऐसा? ये 12 लाख पे टैक्स नहीं मतलब कैसे टैक्स नहीं है वो पता है आपको? इट इज इन अ फॉर्म ऑफ रीबेट। इट इज इन अ फॉर्म ऑफ रीबेट। अभी देखते हैं, रुको मिलेगा तो आप लोगों को भी क्या थोड़ा बहुत एक्ट बताया है।
फाइनेंस बिल, अरे ये तो पाकिस्तान में ही रहेंगे। मेरे को फाइनेंस बिल नहीं मिल रहा है एक्चुअली में, रुको मैं सर्च करके बताता हूँ आपको। वो लोग ने क्या किया है मैं आपको बता दूं। 115 बीएससी में मैंने आपको जो स्लैब रेट्स पढ़ा है ना, वो उन्होंने चेंज कर दिया है। 115 बीएससी में अभी वो लोग को मैंने क्या स्लैब रेट पढ़ाए थे आपको, 0 to 3, 3 to 7, 7 से 10, 10 से 12 एंड 12 to 15 और 15 से ऊपर। ये अभी आया है 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, ऐसा उन्होंने बनाया है। और फिर आप 12 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करोगे ना, 12 लाख पे तो कुछ 80,000 कुछ टैक्स आ रहा है, और उतना उन्होंने रिबेट दे दिया है। जैसा अभी अपना कैसा 7 लाख की इनकम पे 25,000 का रिबेट है, वैसा उन्होंने रिबेट दिया है। मतलब इसीलिए 12 लाख कमाओगे तो टैक्स तुम्हारा जीरो होगा। तो डायरेक्टली टैक्स जीरो नहीं है, स्लैब रेट बढ़ाए नहीं है। स्लैब रेट 0 to 4 किया है, 4 to 8, 8 to 12, और 12 तक जितना टैक्स आएगा उतना उन्होंने रिबेट दिया है। ये लॉ कब से एप्लीकेबल होगा, 1 अप्रैल 2025 से। इट विल बी एप्लीकेबल फॉर विच ईयर, 25-26। और एक बिल आने वाला है अभी। बिल जो आने वाला है वो शायद, अगर ये बिल आया अभी तो वो एप्लीकेबल होगा शायद 26-27 से। तो अभी लेट्स सी अभी क्या होता है, बिल आएगा तो पता चलेगा। तो उसमें वो लोगों ने बिल के अंदर दो ही पार्ट्स रखे हैं, क्या, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। समझा मैंने क्या बोला। चलो पहले आप लोग ये इतना कॉपी कर लेंगे, HUF का और सब रेसिडेंट।
पोएम का फुल फॉर्म लिख देना, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। चलो डन। अब फ्रेंड्स चलो ये एक क्वेश्चन करो आप लोग सॉल्व, मतलब सोचो क्या आंसर होना चाहिए। आप सोच लो क्या क्या आंसर होना चाहिए। देर माइट बी सम अजम्पशंस ऑल्सो इन दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंगली आप आंसर निकाल के रखो, फिर डिस्कस करते हैं। ए बी और सी तीनों का आंसर निकाल लो।
आया आंसर? बोलो मैडम, आपका क्या आया? फर्स्ट का आर एंड ओ आर, सेकेंड का, थर्ड का, ठीक है, ये इनका आंसर है। इसके अलावा कोई भी आंसर हो तो बताओ। क्या? एक मिनट, एक एक करके। हाँ, आर बी एन ओ, सेकेंड का नॉन रेसिडेंट, थर्ड नहीं किया है। डिफरेंट आंसर हो तो ही बताओ। फर्स्ट का आर बी एन ओ, सेकेंड का आर बी एन ओ, थर्ड का आर एंड ओ आर। और कोई कॉम्बिनेशन? और कोई आंसर हो तो बताओ आप लोगों का, और कोई कॉम्बिनेशन? चलो करते हैं डिस्कस अभी। ब्रेटली, an Australian cricket player, visits India for 100 days every financial year. This has been his practice for past 10 years. Find out his residential status. हर साल वो कितने दिन आ रहा है? 100 दिन। आपका ईयर है 24-25, सब साल में वो 100 दिन आ रहा है लास्ट 10 साल से। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, पहले तो ब्रेटली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर है, इंडिया में आ रहा है 100 दिन के लिए, तो पहले उसको बेसिक कंडीशन ए चेक करेंगे, 182 डेज नहीं कर रहा है सेटिस्फाई। बी चेक करेंगे, 60 डेज कर रहा है, पिछले 4 सालों में 365 डेज भी कर रहा है। क्या बन गया ब्रेटली? रेसिडेंट बन गया। अब ब्रेटली के केस में अपने को एडिशनल कंडीशन चेक करनी है, पिछले 10 सालों में से 2 साल वो रेसिडेंट होना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग चलाओ, ब्रेटली इस साल भी रेसिडेंट है, इस साल भी है, इस साल भी है, इस साल भी है, इस साल भी रेसिडेंट है। क्यों? क्योंकि ये सालों में 60 60 60 60 60 डेज, इसके प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में 365, इसके प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में 365। तो ब्रेटली हर साल बेसिक कंडीशन बी तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। ब्रेटली क्या बन चुका है? रेसिडेंट बन चुका है। आउट ऑफ प्रीसीडिंग 10 ईयर्स ही इज रेसिडेंट फॉर 2 ईयर्स, वो सेटिस्फाई हो रही है। सो एडिशनल कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो रही है, 1। पर एडिशनल कंडीशन नंबर 2 नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? अरे पिछले 7 सालों में कितने दिन होना चाहिए? 730 डेज। कितने दिन है वो? 700। मतलब ब्रेटली क्या बन गया? RBNOR। ब्रेटली बन चुका है RBNOR। सेकेंड पॉइंट, वुड योर आंसर चेंज इफ द अबाउ फैक्ट्स relate to Srinath, an Indian citizen who resides in Australia and represents an Australian cricket team? अब श्रीनाथ अगर इंडिया में आ रहा है हर साल 100 दिन के लिए,
इसका मतलब श्रीनाथ कौन है? पहले तो इंडियन सिटीजन, एंड इंडियन सिटीजन इज कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट. इफ इंडियन सिटीजन इज कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट, हमें श्रीनाथ की इनकम देखनी पड़ेगी लेस देन और इक्वल टू 15 lakhs हुई अगर, तो कहने से श्रीनाथ को बेसिक कंडीशन बी इज नॉट एप्लीकेबल, एंड अगर मोर देन 15 lakhs हुई तो बी अप्लाई होगा, जिसमें 120 और 365 डेज चेक करना पड़ेगा. थोड़ा सा अगर समझ पा रहे हो, चाहे उसकी इनकम लेस देन और इक्वल टू 15 हो या चाहे उसकी इनकम मोर देन 15 हो, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्यों? क्योंकि वो आ रहा है 100 दिन के लिए. लेस देन और इक्वल टू 15 रहा, बेसिक कंडीशन भी नॉट एप्लीकेबल, ये जो नॉन रेसिडेंट, क्योंकि ए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. अगर बी एप्लीकेबल भी हुआ तो इंस्टेड ऑफ 60 डेज इट इज 120 डेज. कहने से वापस से ए भी नहीं कर रहा है और बी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. दोनों केस में चाहे उसकी इनकम 15 लाख से कम हो या 15 लाख से ज्यादा हो, वो बेसिक कंडीशन ए तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है 182 डेज वाली, 15 लाख से कम है तो बी उसको एप्लीकेबल नहीं है, और 15 लाख से ज्यादा है तो बी उसको एप्लीकेबल है लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. दोनों केस में वो क्या बनेगा? नॉन रेसिडेंट. दोनों केस में वो नॉन रेसिडेंट ही बनने का. बैठ रहा है आपके दिमाग में, जा रही है चीजें. एंड अगर श्रीनाथ 100 दिन के बदले 120 दिन आया है, 120 दिन, 120 दिन, तो क्या होगा? तो 120 दिन आया तो वापस से अगर उसकी इनकम 15 लाख से कम है तो बी एप्लीकेबल ही नहीं है और ए वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो बन जाएगा नॉन रेसिडेंट. और अगर 15 लाख से ज्यादा है उसकी इनकम तो ए भी एप्लीकेबल है, बी भी एप्लीकेबल है. ए वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बी में 120 डेज और 365 डेज होना चाहिए, जो ये सेटिस्फाई कर रहा है, और डायरेक्टली बन जाएगा आरबीएनओआर. तो लास्ट वाले का जो आंसर है उसमें इट कैन बी आइदर एनआर और इट कैन बी आरबीएनओआर. चाहे उसकी इधर इसकी इनकम लेस देन और इक्वल टू 15 होगी तो, और इधर इसकी इनकम मोर देन 15 होगी तो, ये एनआर आंसर होगा लेस देन और इक्वल टू 15 और इनकम मोर देन 15. ये आंसर आपका होना चाहिए. अब तुम्हारे जो भी डाउट्स है तुम मुझे पूछ सकते हो. तो रेसिडेंशियल स्टेटस का इंडियन सिटीजनशिप का क्या कनेक्शन है? बता ना मेरे को. वो पॉइंट को लेके क्या करवाना चाहता है, इधर क्या प्रूव करना चाहता है? इंडियन सिटीजन है तो उसको बेसिक कंडीशन बी जो है वो तो एप्लीकेबल नहीं होगी. कल स्पेशल प्रोविजन पढ़ाया है, तो वो क्यों अप्लाई नहीं किया आपने? सिटीजनशिप का रेसिडेंशियल स्टेटस से कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या पता है? कि आप इंडियन सिटीजन हो तो भी आप नॉन रेसिडेंट हो सकते हो, आप इंडियन सिटीजन हो तो भी आप आर भी हो सकते हो, तो उससे कोई कनेक्शन नहीं है. चलो और क्या डाउट्स है? डाउट बोलो. नहीं, वो इंडिया में आ रहा है ना इस साल, हर बार इंडिया में आते जा रहा है. जिस साल में वो जाता है ना इंडिया से तब वो फर्स्ट में आता है, बाद में तो हर साल आ रहा है इंडिया में विजिट के लिए. समझा? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये. इसमें आपकी सारी पॉसिबिलिटीज कवर हो जाती है. चलो अब ये देखो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6.
बहुत इजी है ये तो। कहाँ पे जाएगा ये पता है आपको? कौन से केस में जाएगा ये? 3B में जाएगा। इंडियन सिटीजन कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट इज टोटल इनकम मोर देन 15 lakhs, 3B में जाएगा। एंड वो करंट ईयर में 120 डेज रह रहा है, प्रीसीडिंग 4 years में 365 डेज भी रह रहा है। तो ये क्या बन जाएगा? डायरेक्टली RBNOR। बैठा आपके दिमाग में? बैठा? पक्का क्लियर हुआ? ओके, पढ़ो ये। आया समझ में? HUF में, और ये कौन है? करता है ना ये। करता जो है वो तो करंट ईयर में कितने दिन रहा है? 245 डेज। रेसिडेंट तो बन गया, 15 साल से इंडिया में नहीं आया था, तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सो ये बन जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। और बिजनेस जो है HUF का, उसमें लिखा ही है कि पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन देयर ओनली, आउटसाइड इंडिया। So we are assuming that all the decisions are taken outside India, and if decisions are taken outside India, it means non-resident. But उन्होंने नीचे एक नोट भी डाला है कि if control and management is in India even partially, then HUF would be resident in India. अच्छा, अगर पार्शियली भी होता तो HUF रेसिडेंट बन जाएगा, बट तुम्हें समझ रहा है? फिर रेसिडेंट बन के वो बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि कर्ता 15 साल से आउटसाइड, कर्ता ने एडिशनल कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं की है। मैं जो बोल रहा हूं वो समझ रहा है? तो वो चीज ये समझा, क्वेश्चन समझा आपको? कुछ डाउट हो तो पूछो इसमें। क्लियर? चलो, इसका आंसर पहले क्या आ रहा है? ये MCQ का सिर्फ सम्राट। और अब मुझे सबका रेसिडेंशियल स्टेटस बताएंगे। बॉब का क्या आ रहा है? RBNOR। सम्राट का तो नॉन रेसिडेंट। और जोसेफ का R&OR। चलो चेक करते हैं अपन तीनों का आंसर क्या है। ओके, बॉब R&OR बराबर सम्राट नॉन रेसिडेंट एंड जोसेफ R&OR। ये RBNOR, NR एंड R&OR। बैठा दिमाग में?
मैंने इधर सब एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में रखे हुए हैं कि क्या आंसर है। सो आप लोग देख सकते हो एमसीक्यूज जो है उसके सारे एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे, डिटेल में नहीं रखे हैं, शॉर्ट में। तो अभी कर लो आप, बंद चाहिए तो लास्ट में जो सर, हाँ बंद कर दीजिए। ओके चलो यहाँ पे ध्यान दो, तुम्हें ये समझा, क्वेश्चन समझा? चलो बढ़ते हैं आगे। अब फ्रेंड्स, अब मुझे जो डिस्कशन करना है वो करना है ऑन स्कोप ऑफ इनकम। अब जो अपना डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है ऑन स्कोप ऑफ इनकम, जो अपना ये सेकेंड पार्ट है ये चैप्टर का। चलो ध्यान से समझो। देखो, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ जो है, या तो वो आर एंड ओ आर हो सकते हैं, या फिर वो आरबी एनओआर हो सकते हैं, या फिर वो एनआर हो सकते हैं। एंड इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को छोड़ दो, अदर्स दो ही पार्ट हो सकते हैं, आर एंड एनआर। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ आरबी एनओआर। अब ध्यान देना, ध्यान से समझो अभी। अब है ना, अब पहला पॉइंट, अगर आप कोई इंडियन इनकम अर्न कर रहे हो, इंडियन इनकम, बोलो कौन सी इनकम अर्न कर रहे हो? इंडियन इनकम। तो इंडियन इनकम तो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल, टैक्सेबल एंड टैक्सेबल, क्योंकि तीनों को टैक्सेबल होगा, आर एंड ओ आर, आरबी एनओआर, एनआर, कोई भी कमाए टैक्सेबिलिटी आएगा ही। बट अब क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज इंडियन इनकम? इंडियन इनकम का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इंडियन इनकम का? तो अब ध्यान से सुनो, इंडियन इनकम मतलब क्या है? इनकम अक्रूड इन इंडिया और इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम अक्रूड इन इंडिया एंड इनकम रिसीव्ड। एक मिनट, दोनों के बीच में वर्ड देखो क्या है, और पूरा का पूरा स्कोप ऑफ इनकम जो है ना फ्रेंड्स, ये दो वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्या है दो वर्ड्स? अक्रूड, रिसीव्ड। या तो इनकम इंडिया में अक्रू हुई है, या तो इनकम इंडिया में रिसीव हुई है। अगर दोनों में से एक भी चीज हो गई ना, दोनों में से एक भी चीज, अंडरस्टैंड दिस इनकम इज एन इंडियन इनकम। आइदर इनकम इज अक्रूड इन इंडिया और इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया। अगर ये कंडीशन दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो गई, कोई भी एक, इनकम इज एन इंडियन इनकम। या तो इनकम इंडिया में अक्रू हुई है, या तो इनकम इंडिया में रिसीव हुई है। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज हो गई, एक चीज हो गई, तो इनकम क्या बन जाएगी? इंडियन इनकम। एंड इंडियन इनकम है, इसका मतलब टैक्सेबिलिटी आएगी। तो अब मुझे बताओ, फॉरेन इनकम्स बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो फॉरेन इनकम बनने के लिए इनकम को अक्रू आउटसाइड इंडिया होना पड़ेगा, प्लस रिसीव भी बाहर होना पड़ेगा, तो ही वो फॉरेन इनकम बन सकती है। क्योंकि अगर इनकम इंडिया में अक्रू हो गई, फिर इंडिया में वो इनकम रिसीव हुई हो या ना हुई हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। अगर इनकम इंडिया में रिसीव हो गई, इंडिया में अक्रू हुई हो या ना हुई हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। सो अगर इनकम इंडिया में या तो अक्रू हुई है, या तो इनकम इंडिया में टैक्सेबल, टैक्सेबल, टैक्सेबल। अब मैं आ रहा हूं फॉरेन इनकम्स पे। फॉरेन इनकम्स जो है ना, फॉरेन इनकम्स,
इसको मैं इंडियन इनकम को फर्स्ट पॉइंट बोलूंगा, फॉरेन इनकम में 3 पॉइंट है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। मैं डायरेक्टली ना पॉइंट को तोड़ तोड़ के ही लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको फॉरेन में इनकम आ रही है, वो इनकम है अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। आपका जो बिजनेस एंड प्रोफेशन है उस हेड की इनकम है, और वो बिजनेस एंड प्रोफेशन कहां पे है? आउटसाइड इंडिया। इनकम जो है वो अक्रूड होनी चाहिए आउटसाइड इंडिया, इनकम रिसीव होनी चाहिए आउटसाइड इंडिया, और ये बिजनेस एंड प्रोफेशन कंट्रोल अगर हो रहा है इंडिया से, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, बिजनेस बाहर है, इनकम अक्रू बाहर होनी चाहिए, रिसीव भी बाहर होनी चाहिए, लेकिन कंट्रोल अगर इंडिया से है, दिस इनकम ध्यान से सुना, दिस इनकम इफ यू आर अर्निंग देन इट इज टैक्सेबल टू R&OR, टैक्सेबल टू RBNOR, एंड इट इज नॉट टैक्सेबल टू NR। लेकिन अब थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? तो थर्ड पॉइंट में लिखा है कि अगर आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन है कहां पे? बोलो आउटसाइड इंडिया, इनकम जो है वो अक्रू होनी चाहिए, अक्रूड आउटसाइड इंडिया, एंड इनकम जो है वो रिसीव्ड भी होनी चाहिए आउटसाइड इंडिया, एंड आपका ये जो बिजनेस है वो कंट्रोल होना चाहिए आउटसाइड इंडिया से। अगर आप थर्ड पॉइंट में फॉलो हो गए, टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल एंड नॉट टैक्सेबल। एंड अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं, तो अगर आपकी इनकम आ रही है अंडर कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज, सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी, और ये इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया है, और ये इनकम रिसीव्ड ऑल्सो आउटसाइड इंडिया है, क्या हो जाएगा? टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। अब थोड़ा सा ना डिटेल में समझते हैं, ध्यान देना। अब मैंने आपको क्या सिखाया था पहले, फर्स्ट लेक्चर जो था रेसिडेंशियल स्टेटस का, पता है मैंने आपको बोला था अगर तुम R&OR हो, R&OR, तुम्हें वर्ल्ड इनकम इज टैक्सेबल। देखो टैक्सेबल 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 दिख रहा है। मैंने आपको क्या बोला था? अगर आप RBNOR हो, इंडियन इनकम्स पे तो टैक्स लगेगा ही, सम फॉरेन इनकम्स आर टैक्सेबल, एंड अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो ओनली इंडियन इनकम्स आर टैक्सेबल, फॉरेन इनकम्स पे टैक्स नहीं आएगा। बैठ रहा है आपके दिमाग में, बैठ रही है चीजें। अब ये आपका पहले तो टेबल है, अभी तक खत्म कुछ भी नहीं हुआ है, ध्यान से सुनते जाना। पहले अपन है ना फॉरेन इनकम्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर? हेड्स 5। पहला हेड कौन सा है? सैलरी। सेकेंड हेड हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ कैपिटल गेन्स, एंड फिफ्थ अदर सोर्सेस। पता है अपन ये 5 हेड को ऐड करते हैं तो अपने को ग्रॉस टोटल इनकम मिलता है, और उसमें से अपन क्या माइनस करते थे? डिडक्शन, तो अपने को नेट टोटल इनकम मिलेगा। याद आ रहा है कुछ? वापस से बताओ, हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर? पहला हेड कौन सा है? सैलरी। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आपको इनकम आ रही है थर्ड हेड से, थर्ड बिजनेस एंड प्रोफेशन, थर्ड हेड से अगर आपको इनकम आ रही है ना, तो ही पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 एप्लीकेबल है। तो ही पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 एप्लीकेबल है। पॉइंट नंबर 2 में क्या कवर किया गया है? ओनली इनकम विच इज कवर्ड अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन। पॉइंट नंबर 3 में क्या कवर किया गया है? ओनली इनकम विच इज टैक्सेबल अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन। तुम समझो अगर 5 हेड में से तीसरे हेड से आपको इनकम आ रही है तो ही 0.3 आएगा, 0.2 आएगा या 0.3 आएगा। अगर आपको सैलरी हेड से इनकम आ रही है, हाउस प्रॉपर्टी हेड से इनकम आ रही है, कैपिटल गेन से इनकम आ रही है, एंड अदर सोर्स से इनकम आ रही है, मतलब आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड से इनकम नहीं आ रही है,
तो पॉइंट नंबर 4 एप्लीकेबल होगा। पॉइंट नंबर 4 कब आएगा? व्हेन यू आर अर्निंग इनकम अंडर अदर हेड्स अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन। बट पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 कब आएगा? जब आपको इनकम आ रही है अंडर दी हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। पहले दिमाग में ये डालो कि पॉइंट नंबर 2 में जाओगे ही तब जब तुम्हें बिजनेस इनकम आ रही है, पॉइंट नंबर 3 में तुम जाओगे ही तब जब तुम्हें बिजनेस इनकम आ रही है। अगर तुम्हें सैलरी इनकम आ रही है, पॉइंट 2 पॉइंट 3 इज नॉट एप्लीकेबल। अगर तुम्हें हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ रही है, पॉइंट 2 पॉइंट 3 इज नॉट एप्लीकेबल। अगर तुम्हें कैपिटल गेन्स अदर सोर्स की इनकम आ रही है, पॉइंट 2 पॉइंट 3 इज नॉट एप्लीकेबल। पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 इज एप्लीकेबल ओनली इफ यू आर अर्निंग इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब बिजनेस एंड प्रोफेशन अगर आपका आउटसाइड इंडिया है और ये बिजनेस से इनकम अक्रू एंड रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हो रही है, अक्रू एंड रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हो रही है, लेकिन ये बिजनेस कंट्रोल कहां से किया जा रहा है? इंडिया से। तो फिर पॉइंट नंबर 2 आएगा एंड पॉइंट नंबर 3 कब आएगा? जब ये बिजनेस कंट्रोल किया जा रहा है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। अब तुम तीनों पॉइंट में एक कॉमन पॉइंट देखो, तीनों पॉइंट के अंदर एक कॉमन चीज देखो, क्या? अक्रू एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, अक्रू एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, अक्रू एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। क्यों? क्योंकि अक्रू अगर इंडिया में हो गया, इंडिया में रिसीव नहीं हुआ तो भी टैक्स लग जाएगा, इट इज एन इंडियन इनकम। अगर इनकम इंडिया में रिसीव हो गई, अक्रू नहीं हुई, तो भी वो इंडियन इनकम है। इट इज अक्रूड और रिसीव्ड है तो इट्स एन इंडियन इनकम। मतलब फॉरेन इनकम बनने के लिए इनकम अक्रू कहां होनी चाहिए? आउटसाइड इंडिया। इनकम रिसीव कहां होनी चाहिए? आउटसाइड इंडिया। मतलब अक्रूड रिसीव्ड, अक्रूड रिसीव्ड, अक्रूड रिसीव्ड, दोनों चीजें कहां होनी चाहिए? आउटसाइड। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में कब आओगे? व्हेन यू आर अर्निंग इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अगर आपको बिजनेस हेड से इनकम आ रही है, प्रोफेशन से इनकम आ रही है, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन की ही इनकम पॉइंट नंबर 2 या पॉइंट नंबर 3 में आएगी। पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 3 कवर्स बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम विच यू आर अर्निंग आउटसाइड इंडिया, एंड इफ यू आर अर्निंग सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन्स इनकम, अदर सोर्स इनकम आउटसाइड इंडिया, देन पॉइंट नंबर 4 इज एप्लीकेबल। अब तुम देखो ये पॉइंट नंबर 2 और 3 में डिफरेंस क्या है? तो पॉइंट नंबर 2 और 3 में डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज का है कि अगर आपका बिजनेस आउटसाइड इंडिया और कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो पॉइंट नंबर 2 आएगा, एंड अगर आपका बिजनेस आउटसाइड इंडिया और कंट्रोल भी आउटसाइड इंडिया है तो पॉइंट नंबर 3 आएगा। तो डिफरेंस क्या है पॉइंट नंबर 2 एंड 3 में? डिफरेंस इज ऑफ कंट्रोल। कौन सी चीज का डिफरेंस है? कंट्रोल। सिर्फ कंट्रोल चीज का डिफरेंस है, बस और कोई चीज का डिफरेंस नहीं है। सो अब अगर तुम्हारा बिजनेस है, कहां पे है बिजनेस? आउटसाइड इंडिया। अक्रू कहां हो रही है? इनकम बाहर। रिसीव कहां हो रही है? बाहर। कंट्रोल अगर इंडिया से हो रहा है तो ये वाली एक इनकम है, ये एक ही इनकम है जो आरबी एनओआर को टैक्स हो रही है इंडिया। बोलते हैं ना हम सम फॉरेन इनकम, सम, दिस इज सम फॉरेन इनकम। बैठ रहा है दिमाग में, बैठ रहा है। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं, एग्जाम्पल्स, और आपको मैं फॉरेन इनकम समझाता हूं। देखो, आपको ऐसा दिया होगा क्वेश्चन में, प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस इन यूके कंट्रोल्ड फ्रॉम मुंबई। आप बिजनेस कर रहे हो, कहां पे कर रहे हो बिजनेस? पहले तो यूके। कंट्रोल कहां से हो रहा है ये बिजनेस? मुंबई से। और आपको प्रॉफिट दिया है, समझो प्रॉफिट है 10 लाख रुपया। अब आपको ये नहीं बोला है कि ये 10 लाख रिसीव कहां हुआ है, तो समझो अगर आपको रिसीव की डिटेल ना दी जाए ना, रिसीव की, तो यू विल अज्यूम कि अगर फॉरेन इनकम है तो फॉरेन में रिसीव हुआ रहेगा और इंडियन इनकम है तो इंडिया में रिसीव हुआ रहेगा। तो आपको वो असम्पशन के साथ चलना है। बिजनेस कहां पे है आपका? आउटसाइड इंडिया। तो कुछ नहीं बोला है तो इनकम रिसीव कहां हुई रहेगी? आउटसाइड इंडिया। तो ये 10 लाख आउटसाइड इंडिया रिसीव हुई है। अब बिजनेस है इन यूके, कंट्रोल कहां से हो रहा है? मुंबई। ये कौन से पॉइंट में जा रहा है? पॉइंट कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है? सेकेंड पॉइंट एप्लीकेबल हो रहा है। मतलब ये 10 लाख का जो प्रॉफिट आया उस पर टैक्स किसको लगेगा? आर एंड ओ आर को लगेगा, आरबी एनओआर को लगेगा, एनआर को नहीं लगेगा। लेकिन आपको कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा डेटा देंगे, क्या? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन यूके कंट्रोल फ्रॉम मुंबई, प्रॉफिट अमाउंटिंग to rupees
प्रॉफिट अमाउंटिंग टू रुपीज 3 lakh इज रिसीव्ड इन इंडिया. इसका मतलब क्या? आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ 10 lakhs, आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ 10 lakhs 3 lakh इज रिसीव्ड इन इंडिया. इसका मतलब 7 lakh इज ओनली रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया. अब इसको आप कैसे प्रेजेंट करोगे? तो देखो, आर एंड ओ आर, आर बी, एन ओ आर एंड एन आर. पहले तो आप ये क्वेश्चन है, ब्लू में जो लिखा है वो क्वेश्चन है, ब्लैक में जो लिख रहा है वो मैं सॉल्यूशन बता रहा है आपको. ठीक है, क्या है ऐसा लिखने का? प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस इन यूके कंट्रोल्ड फ्रॉम मुंबई. ऐसा हेडिंग दे दिया. इसमें ये लिखना पड़ेगा, वो क्वेश्चन है, ये आंसर है, इसको अंडरलाइन करने का. Now understand, on entire 10 lakhs, can I say you cannot apply provisions of point number 2? Because point number 2 applies if income is accrued in India, accrued outside India, received outside India, it is controlled from India. Understand, total profit is 10 lakhs, but out of 10 lakh, 3 lakh is received in India. Now, if 3 lakh is received in India, this 3 lakh amounts, it will be considered as Indian income. तो इसका मतलब total 10 लाख में से how much is received in India? 3 lakhs. So can I say 3 lakh, 3 lakh and 3 lakh is taxable to all. Because this is not your foreign income, this is your Indian income. And amount which is received outside India is how much? 7 lakhs, 7 lakhs and nil. बैठा दिमाग में? पहले तो इधर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछो ये वाले पॉइंट में. कुछ भी डाउट, कुछ भी डाउट, चीजें क्लियर हो रही है आप लोगों को? चलो अब और एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन. प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस इन यूएस कंट्रोल्ड फ्रॉम दुबई. कंट्रोल फ्रॉम दुबई. वापस से आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं. कितने प्रॉफिट्स हैं? 10 लाख के. 10 लाख के प्रॉफिट्स हैं. प्रॉफिट्स कहां से आ रहे हैं? फ्रॉम बिजनेस इन यूएस. नाउ बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दुबई. अब ये कौन से पॉइंट में फॉलो हो रहा है? थर्ड में फॉलो हो रहा है. थर्ड में बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, रिसीव का कुछ बोला नहीं है तो आउटसाइड इंडिया रिसीव हुआ है, तो ये थर्ड में फॉलो हो रहा है. किसको टैक्स लगेगा? अगर तुम इंडिया में आर एंड ओ आर हो तो ही टैक्स लगेगा. आर बी एन ओ आर या एन आर हो तो टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन अब आपको और एक डिटेल दे रहा हूं मैं. प्रॉफिट्स अमाउंटिंग टू रुपीज 4 lakh is received in India. Profit amounting to rupees 4 lakh is received in India. अब तुम्हें अगर समझ में आ रहा हो तो entire 10 lakh is not covered under point number 3. Why entire 10 lakh is not covered under point number 3? Because point number 3 applies only if income is accrued and received outside India. Can I say out of 10 lakh, 4 lakh is received in India, and 4 lakh which is received in India, that will amount to Indian income. और Indian income हुआ वो तो सबको टैक्स हो जाएगा. तो अब इसको कैसे प्रेजेंट करना है? आर एंड ओ आर, आर बी, एन ओ आर एंड एन आर. क्या लिखोगे इधर? प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस इन यूएस कंट्रोल्ड फ्रॉम दुबई. ये हेडिंग आ गया आपका. फिर लिखोगे रिसीव्ड इन इंडिया. कितना लिखोगे? 4 लाख, 4 लाख एंड 4 लाख. फिर क्या लिखोगे? रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया. कितना लिखोगे? 6 लाख नील एंड नील. समझा कैसे 6 लाख नील नील?
थर्ड पॉइंट में कवर हो गया ना आप लोग, थर्ड पॉइंट में कवर हो गया तो 6-0। तुम्हें चीजें समझ रही है? पक्का? ओके। तुम्हें ये समझे, दोनों एग्जाम्पल समझे? चलो और एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। क्वेश्चन ध्यान देना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन कैनेडा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन कैनेडा, कितनी इनकम लेते हैं? 6 लाख रुपया। आपकी आउटसाइड इंडिया एक हाउस प्रॉपर्टी है, उससे 6 लाख की इनकम आ रही है। अब ये इनकम बिजनेस इनकम है? नहीं, ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम कौन से पॉइंट में चली जाएगी आपकी? पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में ये 6 लाख के ऊपर किसको टैक्स लगेगा इंडिया में? अगर आप R&OR हो तो टैक्स लगेगा, RBNOR या NR हो तो टैक्स नहीं लगेगा। बोलो यस के नो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं इनकम अमाउंटिंग टू ₹2 lakh is received in इंडिया, ये 6 लाख में से 2 लाख इंडिया में रिसीव हुआ है, तो अब इसको तुम कैसे प्रेजेंट करोगे? R&OR, RB एंड NR। सी क्वेश्चन में अपन ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि तीनों का पूछा है तुम्हें। क्वेश्चन में ऐसा पूछा हो कि पर्सन इज R&OR एंड NR, तो RBNOR मत बनाना। क्वेश्चन में पूछा हो R&OR एंड RBNOR, तो NR मत बनाना। क्वेश्चन में तीनों पूछा होगा, मैं तो आपको तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं टैक्सेबिलिटी। क्या करोगे? इधर लिखोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन कैनेडा, इसको करोगे अंडरलाइन, रिसीव्ड इन इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। बोलो रिसीव्ड इन इंडिया कितना? 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया कितना? 4 लाख, नील एंड नील। तुम्हें समझ में आ रहा हो तो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट नंबर 1 एंड इट इज पॉइंट नंबर 4। ऊपर वाला जो एग्जांपल था दिस इज पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। बोलो इतना भेजे में गया आपके पहले। तो ये आपका पहले तो फॉरेन इनकम्स पे डिस्कशन हुआ है। बहुत कुछ डिस्कशन अभी तक बाकी है, बहुत कुछ डिस्कशन बाकी है। आप सिर्फ ये एग्जाम्पल समझो पहले तो, कुछ भी एग्जाम्पल में डाउट हो तो यू कैन आस्क। हाँ हाँ, रिसीव तो आपको पता चल सकता है। परफेक्ट, तो दैट इज रिसीव्ड इन इंडिया। हाँ, अक्रूड जो वर्ड है दैट वी विल स्टडी इन सेक्शन नंबर 7। ये जो सेक्शन नंबर 9, सॉरी, ये जो अक्रूड वर्ड है ना उसको सेक्शन 9 में एक्सप्लेन किया है। इनकम कहां अक्रू होती है वो सेक्शन 9 हमें सिखाएगा कि इनकम इंडिया में अक्रू हो रही है कि इनकम आउटसाइड इंडिया। व्हाट इज योर प्लेस ऑफ अक्रूवल, वो सेक्शन 9 सिखाएगा। वो अपना बाकी है अभी तक, सेक्शन 9 सिखाऊंगा मैं आपको। समझो आपको इनकम आई तो ये इनकम कहां अक्रू हुई है, इंडिया में क्या आउटसाइड इंडिया, ये कैसे पता चलेगा? सेक्शन 9 के बेसिस पे। रिसीव्ड में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्यों? रिसीव्ड एक टेंजिबल चीज है। आपको पैसा आया, बैंक में दिखता है ना किधर आया, इंडियन बैंक अकाउंट के फॉरेन बैंक अकाउंट। नेक्स्ट हो गया? और कुछ डाउट? आज इनकम कहां अक्रू हो रही है ना, अक्रू, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। इनकम अक्रू, अक्रू क्या है? अक्रू मतलब क्या कि इनकम कहां पे ड्यू हो रही है। प्लेस क्या है वो हमें नहीं पता, वो मैं आपको सिखाएगा। रिसीव नहीं सिखाएगा, क्योंकि रिसीव मैं अभी समझो इसको पैसा दे रहा है, इसके पास फॉरेन में एक बैंक अकाउंट है, मैंने डायरेक्टली इधर से उसमें पैसा डाला, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। मैंने इसके बैंक में पैसा डाला इंडिया में, रिसीव्ड इन इंडिया। रिसीव्ड चीज टेंजिबल है, दिखता है कौन से बैंक में आया है, बट अक्रूड पता नहीं चलता है हमें। तो अक्रूड क्या है वो मैं आपको सिखाएगा।
इंडिया, सॉरी आउटसाइड इंडिया। फ्रांस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने उसको कौन से बैंक अकाउंट में पैसा दिया, ऑपरेट का नहीं बोल रहा हूं। बैंक अकाउंट कहां पे है उसका? फॉरेन, खत्म, इट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। मैं तो यहां से बैठ के नेट बैंकिंग से फॉरेन का बैंक अकाउंट भी तो यूज कर सकता हूं, और आउटसाइड इंडिया बैठ के इंडियन बैंक अकाउंट भी यूज कर सकता हूं। बैंक अकाउंट कहां पे वो देखो पहले आप, कहां से ऑपरेट कर रहे हैं। वो तो ऑपरेट तो आप कहीं से भी कर सकते हो। मैं अभी फॉरेन गया, फॉरेन में मेरे पास इंडिया का बैंक अकाउंट है, वहां पे बैठ के भी ऑपरेट तो कर ही सकता है ना मैं वहां पे। बैंक अकाउंट कहां पे वो देखना है अपने को, बराबर। और कुछ डाउट? तुम लोग ये वर्ड बहुत बार पढ़ चुके हो, अक्रूड अक्रूड अक्रूड। अकाउंट्स में तो अक्रूड 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 ही पढ़ते रहते हो। ये अक्रू कहां हो रही है इनकम, वो तुम्हें सिखाऊंगा मैं। प्लेस ऑफ अक्रूवल क्या है, हाउ यू चेक कि इनकम इज अक्रूड इन इंडिया एंड इनकम इज अक्रूड आउटसाइड इंडिया। सी रिसीव्ड में नहीं सिखाएगा। रिसीव्ड में तो मैंने आपको बोला कि आपको पैसा कहां मिल रहा है, वो तो आपको बैंक में दिखेगा यार। इंडिया में पैसा मिल रहा है, आउटसाइड इंडिया, वो तो बैंक में आया ना एंट्री। मैं आपको क्या सिखाएगा, अक्रू कहां हुई है इनकम। इंडिया में अक्रू हुई है क्या, आउटसाइड इंडिया अक्रू हुई है, ये मैं आपको सिखाएगा। वो कहां सिखाएगा मैं आपको, सेक्शन नंबर 9 में, वो आने वाला है अपना। ये सेक्शन नंबर 9 थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है अपने को, वो आएगा आपको। पहले तुम्हें ये एग्जाम्पल समझा अभी, बराबर। इसमें कुछ भी डाउट हो तो पूछो, डाउट। यहां तक चीजें पक्का क्लियर है? चलो पहले ये लिख लेंगे आप लोग इतना। ओके, अब मैं ना कोई न्यू प्रोविजन स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो सेक्शन 9 है, थोड़ा सा बड़ा है वो। मैं क्या बोल रहा हूं अभी, तुम लोग क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में लिखना है आप लोगों को, अपन ने डिस्कस कर लिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 2, 6 एंड 7, ये 3 क्वेश्चन आप लोग करना क्लास वर्क में से, वो लिखना है आपको, डिस्कस अपन ने कर लिया है। फिर ठीक है, अभी ये और एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये होमवर्क सेक्शन में से कर लेना। तो क्लास वर्क में से 2, 6 और 7 ये 3 लिखना है, डिस्कस हो चुका है। होमवर्क में से 1, 2, 3 एंड 4। एक चीज है ना, अभी टैक्स में ध्यान में रखना, प्रोविजंस कॉन्सेप्ट्स मैं सारे आपको करवा दूंगा। आपके एंड से ना जो होमवर्क दिया जाए ना वो रेगुलरली करो। आप अपने एंड पे अगर ये Q&A बुक अच्छे से सॉल्व कर लोगे ना, मैं आप लोगों को इतना गारंटी के साथ बोल रहा हूं, टैक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा ना, आप लोगों को डिफिकल्ट नहीं लगेगा टैक्स। इंटर CA में टैक्सेशन सब्जेक्ट, ऑडिट, दोनों बैंड बजा के रख देते हैं, आपने सुना भी होगा। मेन प्रॉब्लम आज तक तुम देखो जितने भी फेलियर्स हुए हैं ना, फेलियर्स एक ही रीजन के वजह से हुए हैं, सॉल्विंग नहीं हो रहा है। आप लोग क्या करते हो, घर पे ये बुक ओपन करते हो, यहां से क्वेश्चन पढ़ते हो, इधर रीड कर लेते हो, आंसर हो गया आपका, खत्म। ये नहीं चलेगा एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। एग्जाम्स क्लियर करने के लिए आप लोगों को लिखना पड़ेगा,
राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, इतना समझ लेना। मेरे पास एक फाइनल सीए के स्टूडेंट का कल ही मैसेज आया, उसका रिजल्ट 1 साल पहले आ गया था। कितना मार्क्स था पता है? 100 में से उसको 88 मार्क्स इन टैक्स, सिल्वर मेडल मिला है उसको। कल ही उसका मैसेज आया कि सर ये अभी 1 साल बाद वो लोगों ने मुझे एक लेटर भेजा इंस्टीट्यूट ने, आप उसका प्रेजेंटेशन देखो, सिर्फ बेसिक प्रेजेंटेशन है पर इतना क्लियर लिखा है ना सब कुछ उसने, कैंसलेशन कम है, प्रोविजंस बताए, सेक्शन नंबर्स लिखे हैं। सिर्फ आप सोचो अगर इतना अच्छा प्रेजेंटेशन किया है तो उसको मार्क्स 88 आए। तो आपका प्रेजेंटेशन देखो, आपका प्रेजेंटेशन नहीं है उतना अच्छा, अप टू द मार्क नहीं है। आप जब तक 4 चीजें लिखोगे नहीं ना, यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि कैसे प्रेजेंट करना है। सो आप अपने प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, आप जो फ्रेमिंग कर रहे हो सेंटेंसेस के उस पे ध्यान दो, क्योंकि वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप चीजें लिखोगे नहीं ना, तब तक ये सब चीजें आउटपुट आएगा ही नहीं। आप ऐसा सोचोगे कि हम लोग इधर ऑडिट करने बैठे कि आंसर राइट है कि नहीं, तुम समझ लो वो कुछ नहीं हो सकता है उसमें। इन एवरी सब्जेक्ट, चाहे वो डीटी हो, अकाउंट्स हो, कॉस्टिंग हो, एफएम हो, एवरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स यू शुड राइट एंड प्रैक्टिस, सॉल्व एन नंबर ऑफ क्वेश्चन। एग्जाम में तो नया ही आने वाला है, पहले दिमाग में वो बिठा दो। तो तुम जितने क्वेश्चंस देख के जा सको उतना देख के जाओ। जितने नए क्वेश्चंस देखोगे उतना डर निकलेगा तुम्हारा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके एंड पे बहुत ही ज्यादा सॉल्व होने चाहिए। जितने हो सके क्वेश्चन सॉल्व 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 करते जाओ। तुम्हें ये पूरा बुक है ना, बुक ये सॉल्व करना है, दिमाग में वो डाल के चलो। आंसर्स मत देखो, आंसर्स मैंने दिए इसीलिए क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं, हम लोग सब तो डिस्कस नहीं करके सबके आंसर्स नहीं लिख सकते। तो आंसर्स उसके लिए ही दिए हैं, आंसर्स फाइनल रेफरेंस के लिए है। मुझे नहीं चाहिए कि वर्ड टू वर्ड आप लोग आंसर भी लिखो। हाँ, उन वर्ड्स में लिखो ना, चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यस, स्टार्ट राइटिंग नाउ। तो ये आप लोगों का कल के लिए होमवर्क है। कल अपन स्टार्ट करेंगे विथ सेक्शन नंबर 9, और भी कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल, बाय बाय फ्रेंड्स।